एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फेनरिर एक एस रैंक का बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो कि अकेले पूरे के पूरे शहर को तबाह करने का दम रखता है। और ऐसा ही एक शहर फेनरिर से बचने के लिए अपना पूरा सेविंग्स हम लोगों को हायर करने में लगा दिया। और हमारा टीम का नाम है द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि पीछे छुपा हुआ था और उसके पीछे अचानक से वो फेनरिर अटैक कर देता है, जो देखकर बाकी के मेंबर्स चौकन्ना हो जाते हैं। तभी बंडाना अपने रस्सी की मदद से उस फेनरिर को जकड़ लेती है, लेकिन वो फेनरिर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो तो बंडाना को जोरदार पटक मारता है। बंदना को काफी ज्यादा चोट आती है, लेकिन ये देखकर दूसरा मेंबर उसको हील करने लगती है। इसके बाद बंदना फिर से जोश में आ जाती है और फिर इस बार वो उस फेनरिर को बहुत ही कसकर बांध लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उन टीम का जो लीडर था वो अपना फ्लेमिंग शॉट को बाहर निकालकर उस फेनरिर को एक ही बार में मार देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पड़ा हुआ था और कह रहा था बंदना जो कि एक स्विफ्ट रेंजर है, मालफिस एक प्रीस्टेस है और गुलनोवा जो कि हमारे टीम का लीडर और एक फ्लेमिंग वॉरियर है। और फेनरिर को हराने के बाद हमारा फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग जो पार्टी है वो सबके नजर में हीरो बन चुका था। लेकिन मेरी स्टोरी इन सबसे अलग है। मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मैं तो बस इन लोगों का सामान उठाता हूँ और इन लोगों के साथ जर्नी करता हूँ। अब अगले दिन में वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और जो गुलनोवा था वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था। कह रहा था इन गाँव वालों को क्या अच्छा खाना नहीं देना आता, ये हम लोगों को कैसा खाना दिया है, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर का नाम भी जान पाते हैं जिसका नाम है कूर। गुलनोवा कहता है कि कूर जल्दी से कुछ खाना बनाओ ताकि मैं खा सकूं। कूर तो वैसा ही करने लगता है, लेकिन उसी वक्त बंदना कहने लगती है ये तो हम लोगों का आखिरी खाना होगा जो कि कूर हम लोगों के लिए बनाएगा। कूर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गुलनोवा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम फायर हो गए हो। कूर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दिया। गुलनोवा कहता है तुमने गलती के अलावा और बहुत कुछ किया है। वहीं पर वो प्रीस्टेस बताने लगती है तुम तो बस हम लोगों के ऊपर बोझ हो, तुम हमारे कोई भी काम में नहीं आते, पार्टी के लिए 4 मेंबर्स चाहिए जिस वजह से तुम हमारे साथ हो। वहीं पर बंदना भी कहने लगती है अगर हमारे पार्टी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है तो हमें तुम्हारी जगह किसी स्ट्रॉन्ग एक मेंबर को हायर करना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे बैग उठाने के अलावा और कुछ काम में नहीं आते। कूर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन लोगों से भीख मांगने लगता है, लेकिन जो गुलनोवा था वो तो उसको लात मार के वहीं पर ही बेहोश कर देता है। अब अगले दिन सुबह कूर बहुत ज्यादा उदास होकर एक दूसरे शहर में पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसके पास पैसे खत्म होने वाले थे। वो कहता है मुझे काम चाहिए, जिस वजह से वो एक हेलो वर्कशॉप में जाता है। वो उसके अंदर हिम्मत करके एंटर करता है कि तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है। कहने लगती है क्या तुम्हें काम चाहिए या फिर तुम किसी जगह पर हायर होना चाहते हो। कूर बताने लगता है मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। और रिसेप्शनिस्ट बताती है ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक इंटरव्यू देना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट कूर का सभी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है और हमें पता चलता है कि कूर तो बस 15 साल का है। और रिसेप्शनिस्ट आगे पूछती है इससे पहले तुम कहाँ पर काम करते थे। कूर निराश होकर बताता है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में। और रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड हो जाती है, कहती है वो पार्टी तो कुछ दिन पहले ही एसएस रैंक में पहुंच चुकी है। कूर निराश होकर कहता है कि लेकिन उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम निराश मत हो, अब तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तुम्हें गॉड से क्या टैलेंट मिला है वही हम चेक करने वाले हैं और इस टेस्ट से शायद से कुछ तुम्हारा हिडन टैलेंट भी बाहर निकल सकता है। ये सुनने के बाद तो जो कूर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगता है वही पर अपने मन में बताने लगता है यहाँ पर एप्टीट्यूड जी रैंक सबसे लोएस्ट है और एस रैंक सबसे हाईएस्ट है। अब अगले ही पल जैसे टेस्ट का रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है वो तो सब कुछ में जी रैंक का ही है, जिस वजह से वो काफी तरह निराश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है उसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कोई कॉम्बैट स्किल। और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी भी ब्लैक स्मिथ और एल्केमी का हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, तो वहाँ पर तुम्हारा कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो टेस्ट करेगा वो टेक्नीशियन एब्सेंट है, तो वो टेस्ट एक हफ्ते के बाद ही होगा। कूर कहता है अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास बहुत ज्यादा कम पैसे बचे हुए हैं। उसको देखकर रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो कहती है तुम वहाँ पर रखा हुआ सैंडबैग को उठा सकते हो। जिसके बाद कूर जाकर उस सैंडबैग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको काफी ज्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि वो बस्ता काफी ज्यादा भारी था, लेकिन वो जैसे करके थोड़ा सा उठा लेता है। ये देखकर और रिसेप्शनिस्ट खुश होकर कहती है तो इससे पता चलता है कि तुम कंस्ट्रक्शन का काम कम कर पाओगे, तुम चिंता मत करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, उसके बाद तुम वहाँ पर पार्ट टाइम के जॉब कर सकते हो। कूर तो काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले दिन में कूर वहाँ पर पहुंच जाता है और उसको देखकर तो वो कॉन्ट्रैक्टर था वो थोड़ा सा हताश होता है, कहता है कि अभी हमारे पास लोग कम है इसलिए मैं तुम्हें ले रहा हूँ, तुम्हें बस सीमेंट बनाना है और फिर इस वॉल को थोड़ा सा मेंट कर देना है। मैं 3 घंटे बाद यहाँ पर चेक करने आऊंगा, तब तक तुम्हारा हाफ बैरल तो काम हो जाना चाहिए। कूर कुछ उससे पूछने वाला था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर तो उसको एक कहकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ घंटे बाद जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर आता है तो वो तो एकदम मानो दंग ही हो जाता है क्योंकि कूर ने वहाँ पर पूरी की पूरी आधी दियाली सीमेंट से मेंट कर दिया था और कह रहा था मुझे माफ कर देना, सीमेंट खत्म हो चुका था इसलिए बस मैं इतना ही कर पाया। वो कॉन्ट्रैक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और फिर उसे पूछने लगता है मैंने तो तुम्हें कोई लैडर भी नहीं दिया
था आखिरकार तुम ऊपर वाले पार्ट का कैसे सीमेंट किए? कूर कहता है मैंने लकड़ी से एक जुगाड़ करके ऊपर वाला भी पार्ट को इस्तेमाल किया है। और फिर वो कंडक्टर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आज के लिए तुम्हारा पास इतना ही। और फिर वो उसको पे करता है और ये भी कहता है मैं सर तुम्हें इतना ही पे कर सकता हूँ और बाकी का जो पेमेंट है वो मैं हेलो वर्क के थ्रू तुम्हारे बैंक अकाउंट में दे दूंगा। वहीं पर जो कूर था उसको तो इतना ज्यादा कम पेमेंट भी काफी ज्यादा लग रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश रहता है और अपने मन में कहता है कल मैं अपना और भी ज्यादा बेच दूंगा। अब अगले दिन में 2 दिन और बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि कूर ने तो पूरा वो स्टैंड जो दीवार था वो पूरी तरीके से सीमेंट से मेंट कर देता है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि तुम्हें कल से और आने की जरूरत नहीं है। कूर कहता है लेकिन क्यों, आखिरकार मैंने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है अगर तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा काम कर दोगे तो बाकी के जो वर्कर है वो तो खाली पेट मर जाएंगे। और फिर वो उसको थोड़ा सा पे करता है और कहता है बाकी का पे मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। वहीं पर जो कूर था उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा था। अब अगले समय कूर फिर से उस वर्कशॉप में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को सब कुछ बताता है। रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि अभी भी वो जो टेक्नीशियन आने में 3-4 दिन लग जाएगा। अचानक से तभी साइट पर एक लड़की तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा करने लगती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आकर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमें पता चलता है वो जो लड़की थी वो एक माइनर को हायर करना चाहती है और वो लड़की उस लेबर को पेमेंट तभी करेगी जब उसका माइनिंग सक्सेसफुल होगा। तभी वहाँ पर कूर आ जाता है, कहता है मैं इसमें करना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है अच्छी तरीके से सोच लो क्योंकि इसमें तुम्हें पेमेंट ना भी मिल सकता है। लेकिन बीच में वो लड़की कह उठती है कि मैं इस बच्चे को हायर नहीं करना चाहती, क्या कोई और नहीं है? और रिसेप्शनिस्ट कहती है अगर आप किसी और को हायर करना चाहती हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 10 सिल्वर कॉइन चाहिए। ये सुनने के बाद तो लड़की काफी परेशान हो जाती है, कहती है कि कूर ठीक है मैं तुम्हें हायर करती हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो तो कूर के बारे में सोचने लगती है और अपने मन में कहने लगती है वो काफी ज्यादा क्यूट और एडोरेबल है। लेकिन तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसको जगाती है और कहती है आखिरकार तुम कहाँ खो चुकी हो, कूर का पेमेंट आया है जल्दी देखो। और वो रिसेप्शनिस्ट तो कूर का पेमेंट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए 200 गोल्डन कॉइन मिले होते हैं। और हैरानी के चलते वो तो वहाँ पर रखा हुआ बस्ते में टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर वो पूछती है कि आखिरकार इस हैंडबैग यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसमें दूसरी रिसेप्शनिस्ट कहती है हमें इन सैंडबैग्स को लौटाना है क्योंकि ये कोई नॉर्मल सैंडबैग नहीं है। इस सैंडबैग से मेजर किया जाता है कि एक बंदे के अंदर कितना ज्यादा माना है। अगर कोई भी इस सैंडबैग को उठाता है तो अगर उसके अंदर ज्यादा माना होगा तो ये सैंडबैग ज्यादा भारी हो जाएगा और उसके अंदर अगर कम माना होगा तो ये सैंडबैग हल्का होगा। जो सुनने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो सैंडबैग को उठाती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा हल्का है। लेकिन उस दिन कूर को तो ये उठाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। आखिरकार कूर क्या चीज है? दूसरी तरफ कूर और यूलिशिया तो अपने माइनिंग के स्पॉट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि एक टेंट भी टंडा हुआ था। और फिर कूर कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ एक ही टेंट में नहीं सो सकता क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। यूलिशिया तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, कहती है तुम्हें क्या कह रहे हो? कूर कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया घुमा है और तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। यूलिशिया तो कुछ ज्यादा एम्बरेस फील करने लगती है और कूर को मारकर कहती है ऐसा मत कहो। जिसके बाद वहाँ पर आग जलाती है और कूर को एक उबला हुआ आलू देती है। कूर तो उसको पाकर काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है ये तुमने पकाया है? यूलिशिया कहती है इसको पकाने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी ज्यादा छोटा काम है। लेकिन कूर तो इसमें काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है बहुत दिनों के बाद किसी ने मेरे लिए खाना पकाया है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पर अपने मन में कहता है गोलनोवा और बाकी के टीममेट्स जो थे वो तो मेरे साथ खाना भी नहीं खाते थे। वहीं पर कूर को इतना ज्यादा छोटी चीज को पाकर इतना ज्यादा खुश होते देखकर यूलिशिया तो काफी ज्यादा शौक थी। अब अगले से में रात हो जाता है और वो दोनों टेंट के अंदर सोने लगते हैं। लेकिन कूर को तो नींद नहीं आती, जिस वजह से वो एक बार यूलिशिया को चेक करने लगता है और वो देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो यूलिशिया थी वो तो आधी नंगी थी और सो रही थी। ये देखकर कूर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, कहता है यूलिशिया तुम्हें ऐसा नहीं सोना चाहिए क्योंकि जैसे भी हो मैं तो हूँ एक लड़का। और फिर एक करो बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद यूलिशिया कहती है हम दोनों लगभग 1 हफ्ते रहेंगे तो मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ कि तुम सच में अच्छे हो या नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। अब अगले दिन सुबह यूलिशिया उठती है और वो देखती है कि जो कूर था वो तो बाहर ही सो गया था। जिसके बाद कूर कहता है जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हमें 10 गोल्ड कॉइन जुगाड़ करना है। कूर फिर पूछता है क्या तुमने जगह ठीक कर लिया है कि हमें कहाँ माइनिंग करना है? यूलिशिया कहती है आसपास में कर लेंगे। कूर कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं पहले आसपास चेक करके आता हूँ कि कहाँ पर हमें माइनिंग करने में ज्यादा फायदा है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि कूर यूलिशिया को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और फिर उसको एक पत्थर लेकर उसको तोड़ के अंदर भी दिखा देता है और उसके अंदर क्रिस्टल होते हैं। ये देखकर यूलिशिया काफी हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार में उन लोगों को क्रिस्टल मिल चुका था। और ऐसे ही कुछ समय काम करने के बाद हम देख पाते हैं कि कूर ने तो बहुत सारा क्रिस्टल इकट्ठा कर लिया था। यूलिशिया काफी शॉक्ड हो जाती है, कहती है क्या हम इसको अब बेचने वाले हैं? कूर कहता
कहता है कि नहीं रुको जरा, अगर हम ऐसे ही बेचेंगे तो इसका कीमत काफी ज्यादा कम मिलेगा, मुझे पहले इसको मैजिक स्टोन में बदलने दो तो इसका कीमत ज्यादा मिलेगा। यूलिशिया कहती है लेकिन उसके लिए तो हमें मैजिक क्राफ्ट्समैन चाहिए जो कि हमें किंगडम में मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुर तो एक ही सेकंड में उस क्रिस्टल को लेकर मैजिक स्टोन में भी बदल देता है। यूलिशिया तो और भी हैरान हो जाती है, कहती है मैंने सुना था कि सबसे ज्यादा छोटा मैजिक स्टोन बनाने में भी एक मैजिकल क्राफ्ट्समैन को भी 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तुमने तो एक ही सेकंड में बना दिया है। लेकिन ये सुनने के बाद तो कुर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको तो कुछ और ही समझ में आता है। उसको लगता है कि जो कोई ज्यादा समय में बनाता है उसके पास ज्यादा मना होता है और जो कोई कम समय में बनाता है उसके पास कम मना होता है, वो तो उल्टा ही समझता है। ये देखकर यूलिशिया अपने मन में कहती है शायद से ये मेरे बात को संग से नहीं समझ रहा। अब अगले दिन में ओ यूलिशिया कहती है कि मैं इन मैजिक क्रिस्टल को बेच कर आती हूँ। कुर कहता है तुम जाओ, यहाँ पर मुझे कुछ काम है। यूलिशिया कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं कल सुबह यहाँ पर पहुंच जाऊंगी। वही पर अपने मन में कहती है ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अब अगले दिन में यूलिशिया उस मैजिक क्रिस्टल को बेचने आता है, लेकिन वो जो आदमी था वो पूछता है कि एक ही एटलियर ने बनाया है। यूलिशिया फंस जाती है, अपने मन में कहती है मुझे पता था कि वो लोग ये पूछने वाले हैं। जिसके बाद वो अपना रॉयल साइन निकालती है, जो देखकर वो बंदा कहता है मुझे माफ करना। फिर यूलिशिया बोलती है मैं तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किंगडम जाना है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन को यूज करके किंगडम के एक दुकान में पहुंच जाती है। फिर यूलिशिया वहाँ पर जाकर एक मैजिक क्रिस्टल को दिखाती है और लड़की कहने लगती है एक क्रिस्टल तो काफी ज्यादा कम झलक रहा है, इसका ज्यादा कीमत तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यूलिशिया कहती है लगभग 10 सिल्वर कॉइन तो मिल ही जाएगा। और लड़की कहती है रुको जरा, मुझे एक बार चेक करने दो। और फिर वो जैसे चेक करके वापस लौटती है, कहती है इसके बदले में मैं तुम्हें 10 गोल्डन कॉइन दूंगी। यूलिशिया तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है आखिरकार तुम क्या कह रही हो। और लड़की कहती है भले इसके अंदर जो माना है वो काफी ज्यादा कम ग्लो कर रहा है, लेकिन वो माना काफी ज्यादा है, वो अच्छी तरीके से सील किया है ताकि माना लीक ना हो। और फिर यूलिशिया और भी बाकी 49 मैजिक क्रिस्टल को दे देती है, जिसके बदले उसको 500 गोल्डन कॉइन मिल जाता है। यूलिशिया काफी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वो लड़की काफी ज्यादा सीरियस होकर कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पहली बात कि तुम इस क्रिस्टल को मेरे दुकान के अलावा और किसी की जगह पर नहीं बेचोगे। दूसरी बात आखिरकार ये क्रिस्टल किसने बनाया है। यूलिशिया कहती है मुझे माफ करना, लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं कह सकती। और लड़की उसको जोर देती है, कहती है मुझे बताओ, मुझे जानना है। यूलिशिया कहती है सॉरी, मैं उसके बताए बिना उसका आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करना चाहती। और लड़की कहती है ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसको तो डायरेक्टली किंगडम में ही काम मिल सकता है। यूलिशिया कहती है ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब अगले दिन में वो ही वर्कशॉप में आ जाती है और फिर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं आखिरकार कुर कौन है। ये सुनने के बाद तो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन दोनों का सवाल एक ही था। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है मुझे माफ करना, मैं किसी की आइडेंटिटी उसकी बिना बताए नहीं बता सकती। इसमें यूलिशिया अपना रॉयल साइन को फिर से निकालती है, जिस वजह से उस रिसेप्शनिस्ट को कुर के बारे में जितना भी कुछ पता है वो सब कुछ बताना ही पड़ता है। फिर यूलिशिया को पता चलता है कि कुर बस एक जी रैंक का है और वो पहले बहुत ही बड़े एक पार्टी के लिए काम भी करता था। तुम्हारा शुक्रिया इतना कुछ बताने के लिए। ये जो 500 गोल्डन कॉइन है एक कुर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। ये देखकर तो रिसेप्शनिस्ट काफी हैरान हो जाती है और फिर यूलिशिया बताने लगती है मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि कुर का आइडेंटिटी किसी को भी ना पता चले, वरना उसको खतरा हो सकता है। और रिसेप्शनिस्ट भी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन सुबह जैसे यूलिशिया उस कुर की जगह पर पहुंचती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कुर ने तो एक ही दिन में वहाँ पर लकड़ी से एक काफी ज्यादा अच्छा घर बना लिया था। यूलिशिया शॉक्ड होकर पूछती है आखिरकार तुमने एक ही दिन में कैसे बना लिया। कुर कहता है इसमें हैरान होने की क्या बात है, हमारे गाँव में तो सभी लोग एक घर बनाने में इतना ही टाइम लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आप लोग अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।